स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो हमारे पास बेसिकली था आइसोटोप्स के हवाले से और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के हवाले से। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर सुना है तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज जो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि आज का जो टॉपिक है उसके पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी, क्योंकि आपकी बुक में पॉइंट्स हाईलाइट नहीं हुए हुए हैं। जब भी आपने ये टॉपिक अटेम्प्ट करना है तो आपने लाजमी पॉइंट्स बनाकर एक एक टॉपिक को जो है उसको एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स के साथ, हेडिंग्स के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। तो मैं आपको वन बाय वन पॉइंट्स के थ्रू जो है वो समझाती चली जाऊंगी और आप लोग जो है वो उसको अपने नोट पैड्स पे नोट करते रहे पॉइंट्स, और ये भी नोट करते रहे कि कहाँ से कहाँ तक आपने इस पॉइंट में जो है वो लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे जो हमारे पास एप्लीकेशन यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है, मैंने आपको बताया था कि वो ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिसमें से जो है वो रेडिएशंस इमिट होती हैं, यानी कि एक ऐसे आइसोटोप्स जो कि अनस्टेबल हैं और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, तो हाई एनर्जी को इमिट करते हैं और उसके नतीजे में जो है वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। अब जो एनर्जी इमिट होती है वो एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसका इस्तेमाल हमारे डेली रूटीन में हम किस तरह से रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं। सो नंबर वन हम देखते हैं कि इसका यूज़ है मेडिकल इमेजिंग में। अब मेडिकल इमेजिंग में ये बुक के अकॉर्डिंग ही आपने जो है वो समझना है कि रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जो है वो यूजफुल होते हैं मेडिकल इमेजिंग में। अब मेडिकल इमेजिंग से मुराद ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, कोई भी डिजीज है उस डिजीज का डायग्नोस करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए पेशेंट के अंदर जो है बेसिकली स्मॉल अमाउंट में रेडियोएक्टिव फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इंजेक्ट करना रेडियोएक्टिव फ्लूइड को किस चीज का इलाज करने के लिए, डिजीज का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वो उसमें से एक रेडियोएक्टिव जो फ्लूइड, अब आगे सुना है टेक्नीटियम। टेक्नीटियम इज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स 99 यहाँ पर लिखा हुआ है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है ये, जो कि इज यूज टू डायग्नोस्टिक इमेजिंग। अब हमने ह्यूमंस के जो ऑर्गन्स होते हैं लाइक जिसमें ब्रेन्स हैं, लंग्स हैं, उसकी इमेजिंग के लिए, उसको डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए किस हद तक वो जो है वो रिकवर हो रहा है, वो फ्लूइड किस हद तक उस ऑर्गन में जाकर जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारे पास यूज होता है टेक्नीटियम का। अब टेक्नीटियम क्या है, वो हमारे पास एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है। ठीक है, अब डॉक्टर्स जो है जब भी कोई सर्जरीज वगैरह होती है, चाहे वो ब्रेन सर्जरीज हो, कोई कैंसर से रिलेटेड सर्जरीज हो, या कोई भी हमारे पास जो वो सर्जरीज होती हैं, तो डॉक्टर्स जो है वो स्पेशली एक कैमरा जो है वो इंजेक्ट करते हैं उस ऑर्गन के अंदर, स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, उसको देखने के लिए जो रेडियोएक्टिव फ्लूइड वो किस तरह से मूव कर रहा है। सो इट्स मीन्स कि रेडियोएक्टिव फ्लूइड जहाँ मूव करता है उसको वॉच करने के लिए, देखने के लिए एक स्पेशल कैमरा जो है वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो मेडिकल इमेजिंग में किस तरह हेल्पफुल होते हैं कि रेडियो एक्टिव फ्लूइड के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, लाइक जो हमारे पास टेक्नीटियम 99, ये एग्जांपल है इसकी। तो ये एक्सरसाइज है नीचे कि व्हाई डज रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट रेडिएशंस। अब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप रेडिएशंस को इमिट क्यों करते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक के स्टार्ट में भी मैंने आपको जो है वो ये एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको जो है उसका आंसर पता होगा। ये आप लोग का एक एज ये टेस्ट योर सेल्फ होता है, तो आप जो है वो इसको खुद टेस्ट करें, इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं फिर आपको आगे से रिप्लाई करूँगी कि वो सही है या नहीं, या मैं ये देखूंगी कि स्टूडेंट्स को किस हद तक जो है वो मेरी समझ में आ रही है। फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप व्हिच डिसइंटीग्रेट टू गिव अ स्टेबल एटम। अब वो एग्जांपल्स तो आपने ऊपर पढ़ी हैं एज यूजुअल। तो इसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत मुश्किल हो, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं अगर आप आराम से और जो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ अगर लेक्चर को अटेंड करते हैं। सो एज हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए दी जाती हैं। यहाँ पर भी एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है कि जो गैलियम इज ऑल्सो एन एलिमेंट हैज़ मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। गैलियम इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। अब लाइक इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो बॉडी टेम्परेचर। हमारा बॉडी टेम्परेचर आपको पता है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसने क्या कि ये जो है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से भी कम में जो है वो मेल्ट हो जाता है। सो इट इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इसलिए गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है, डज नॉट इवेपोरेट। लेकिन वो इवेपोरेट नहीं होता, मीन्स गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन
और रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, जो भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी वो आपने एज MCQs हो सकता है, एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लिया जाए। सो आप जो है वो इसको अपने माइंड में रखें और साथ साथ इसको भी याद करें। सो नेक्स्ट, अब ये हमारे पास हमने एक पॉइंट डिस्कस किया और वो पॉइंट कौन सा था, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीटियम 99। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जो दूसरी एप्लीकेशन या दूसरा इस्तेमाल रेडियोएक्टिव आइसोटोप का होता है दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। एज ए रेडियो कार्बन डेटिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एज का पता लगा सकते हैं। जो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत सालों हजारों सालों पहले के जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं वो उनकी एज का पता लगाने के लिए इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अब वो एज का हम पता, लेकिन ये बात की जा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, क्योंकि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक का वर्ड होता है ना बेसिकली वो रिलेट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थिंग जो है वो रिलेटेड होता है, उससे रिलेट कर रहा होता है ये। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऑब्जेक्ट्स में, जिन ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होता है या हिस्टोरिकल बहुत हजारों साल पहले कोई बॉडी है, डेड बॉडी है, या कोई हमें कोई जो है वो कुछ पीस मिले हैं, कुछ जो है वो इस तरह का मिला है ऑब्जेक्ट, हमें हमने ये देखना है कि कितने साल पहले का है, तो उसकी एज को डिटरमाइन करने के लिए हम ये कार्बन एटम डेटिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हमने कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े, कार्बन 12 पढ़ा, 13 था, 14 था। तो जो कार्बन 14 है ये ऐसा रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स है जो कि इस चीज में यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग में हेल्पफुल रहता है। इसका मतलब रेडियो कार्बन डेटिंग के मेथड में हम कौन सा कार्बन जो है रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा वाला हमारा हुआ, वो हमारे पास है कार्बन 14। अब इस मेथड में जो है वो इसका मतलब है कि क्या चीज होती है, मेथड होता है बेसिकली आगे एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन 14। अब कार्बन 14, अब कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑलराइट, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े थे। अब उस कार्बन 14 की जो प्रोपोर्शन, जो उसका पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है सैंपल में डेड प्लांट या डेड एनिमल। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो डेड प्लांट होगा या तो वो डेड एनिमल, यानी कि लिविंग डेड ऑर्गेनिज्म है, वो प्लांट भी हो सकता है वो, और वो एनिमल भी हो सकता है। तो वो डेड प्लांट और जो डेड एनिमल है, या कोई पीस है वुड का, या कोई बोन मिली है किसी भी एनिमल की, तो हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है अगर हम कैलकुलेट करें कि जो है हमारे पास ये एनिमल या ये प्लांट कब डेड हुआ था। कार्बन 14 का प्रोपोर्शन, इसकी जो हम क्वांटिटी से हम मेजर कर सकते हैं एज किस चीज़ की, किसी भी डेड प्लांट या एनिमल की। अगर कोई हमें डेड कोई पीस मिला है वुड का, या हमें बोन मिली है किसी भी एनिमल की, और कितने हजारों साल पहले वो डेड हो चुका है, या कितने साल पहले वो डेड हुआ, तो उसका पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जितना सैंपल ओल्डर होगा इधर जो कार्बन लेस कार्बन 14 इज टू बी डिटेक्टेड, यानी कि जैसे जैसे यानी कि एज अगर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत साल पहले वो डेड हो चुका है या एनिमल या प्लांट, तो जो इसका मतलब है जो हमें कार्बन 14 की प्रोपोर्शन है, कार्बन 14 की अमाउंट है, वो बहुत कम देखने को मिलती है। इसका मतलब हमने ये जो सेकेंड पॉइंट दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड हमारे पास जो इस्तेमाल है इसको हम करते हैं मटेरियल को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट एज अ टेस्टिंग मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि रेडियोएक्टिव टेस्टिंग मटेरियल से मुराद ये है कि हम मेटल या कोई भी कंक्रीट मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर यानी कि लाइक हम जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं उसमें सैंड है, सीमेंट है, वाटर है, सबको मिक्स करके जिस हद तक हम जो है वो यानी कि जो मिक्सचर है वो कंक्रीट मिक्सचर कहलाता है। तो उस मिक्सचर की और उस मेटल्स की के साथ यानी कि क्या स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करने के लिए हम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको हम यूज़ करके रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को हम जो है वो दे आर यूज टू जनरेट, हम चीप न्यूक्लियर पावर भी बना सकते हैं और हम ऑयल फील्ड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन मेडिसिन, अब लास्ट जो इसका इस्तेमाल है, एप्लीकेशन है, वो हमारे पास है मेडिसिन में, यानी कि ऊपर जो हमने नंबर 1 पढ़ा था वो मेडिकल इमेजिंग में पढ़ा था। अब एज अ मेडिसिन कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसका, तो ये मेडिसिन से मुराद ये है कि ट्रीट करने के लिए कोई भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, या थायराइड की जो है वो गले की जब गोइटर हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी बीमारी के लिए हम इन आइसोटोप्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो आज ये आयनाइजेशन को भी साथ ही डिस्कस करेंगे कि एटम्स की आयनाइजेशन किस तरह से होती है रेडियो एक्टिव सोर्स को इस्तेमाल करके, यानी कि ये भी एक तरह से रेडियो एक्टिव जो हमारे पास आइसोटोप्स है उसका इस्तेमाल है। तो रेडिएशन जो हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, एटम एज अ होल आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसके आउटर यानी जितने एटम में प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ उतने एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अगर हमने एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाना है तो उसको इमिट कराने के लिए हम उसको स्पेसिफिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब वो स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की फॉर्म में हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और उसका जो यानी कि रेडिएशंस होती है बेसिकली वो रेडिएशंस इमिट होती हैं रेडियो एक्टिव सोर्स के जरिए। और जैसे ही वो एटम को जो है वो कोलाइड करती है एटम के साथ तो वो एटम आयोनाइज हो जाता है, यानी कि एटम से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो वो आयोनाइज हो जाएगा, तो आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको एग्जांपल भी बताई हुई है कि रेडिएशन इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट, एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नाम बताया हुआ है रेडियम 226। ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकता है एटम में से। However, this ionization radiation should have enough energy, यानी कि इतनी इनफ यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट होती है। और जब वो एक एटम यानी कि टाइटली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इवन कि अगर न्यूक्लियस के करीब भी होंगे तो भी जो है वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुली जो है वहाँ से रिमूव करवा देता है। अब इसके एग्जांपल में सोडियम की एग्जांपल बताई हुई है कि जब सोडियम से हिट करता है रेडियम तो वो सोडियम में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो है वो लूज करवा देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है। तो ये प्रोसेस जो बेसिकली होता है वो हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन का प्रोसेस है। और इसके लिए हमने किसको इस्तेमाल किया, एज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप को इस्तेमाल किया एज रेडियोएक्टिव सोर्स के तौर पर। दिस प्रोसेस कन्वर्ट्स द एटम इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन। जब भी किसी भी एटम में से, ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताना चाहिए कि जब भी किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करवाते हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम जो है वो कैटाइन कहते हैं। सेम ऐसे अगर हम किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐड कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम एनाइन का नाम देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द सेम एलिमेंट्स अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यानी कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एक जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो मैटर जो है मार्स पे, जो मैटर मार्स पे होगा ये किसी भी प्लैनेट पे कंसिस्ट करेगा, सेम वही मैटर जो है वही एलिमेंट जो है वो अर्थ पे भी मौजूद होता है। इसका मतलब है किसी भी प्लैनेट पर चले जाएं जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक जैसे मौजूद होते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है वो आज 2 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं। ये सारी की सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो है वो मैं डिस्कस करूँगी और फिर हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।